Hello students, myself is Surendra Kumar Vishwakarma, lecturer from Sadha Devi College. Today I will discuss on the topic tense. What is tense? We will discuss on this topic at this time. Okay, now we are starting. टेंस क्या है? अगर हम टेंस की बात करते हैं, टेंस की चर्चा करते हैं, तो देखते हैं टेंस वर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। ठीक है, जो टेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से लिया गया है। ठीक है, मतलब ये टेम्पस शब्द से लिया गया है। अगर हम टेम्पस की बात करें, टेम्पस का मीनिंग क्या है, तो टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम इज द अनदर फॉर्म ऑफ टाइम। यानी ये टेंस है, टेंस इज द अनदर फॉर्म ऑफ टाइम। जो टेंस है वो टाइम का ही दूसरा रूप है। ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस आर डिफरेंट। टेंस एंड टाइम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मतलब अलग अलग होता है, इनकी संकल्पना अलग होती है। जैसे टाइम इज ए नेचुरल कॉन्सेप्ट। अगर टाइम की बात करें तो ये कैसा है, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, प्राकृतिक एक संकल्पना मान सकते हैं इसको। ठीक है, या स्वाभाविक संकल्पना मान सकते हैं, प्रकरण मान सकते हैं। जबकि अगर हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस इज यूज्ड फॉर ग्रामर स्टडी। टेंस का यूज हम ग्रामर स्टडी के लिए, ग्रामर अध्ययन के लिए करते हैं, व्याकरण अध्ययन के लिए। जबकि जो नेचुरल कॉन्सेप्ट आपका है टाइम का, वो एक नेचुरल इंसिडेंट है, समय है, अपनी गति के अनुसार चलता है। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल कॉन्सेप्ट है आपका, प्राकृतिक एक संकल्पना है। और जबकि टेंस की बात करते हैं तो इसका यूज हम ग्रामर के लिए करते हैं, ग्रामर अध्ययन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम टेंस का आगे और पढ़ना चाहें डिटेल में तो देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्रेजेंट टेंस, जो कि वर्तमान में हो रहे कार्य को प्रदर्शित करता है। और दूसरा आपका पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल कहते हैं। ये भविष्य में, भूतकाल में या पीछे हुए पुराने समय में हुए कार्यों को दिखाता है, बताता है। इसके बाद फ्यूचर टेंस, भविष्य में होने वाले कार्यों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या है? अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, तो यदि हम किसी भी एक्शन या क्रिया के स्टेट को देखते हैं तो क्रिया के स्टेट या क्रिया की अवस्था के आधार पर जो प्रेजेंट टेंस है वो भी 4 भागों में डिवाइडेड। ना केवल प्रेजेंट टेंस, बल्कि अब हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर की बात करते हैं तो सभी टेंसों को उनके क्रिया के अवस्था के आधार पर, ऑन द एक्शन स्टेट के आधार पर हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सभी का अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार से पास्ट के भी 4 पार्ट हो सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी प्रकार से आपके फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के 4 भाग हैं, जो 4 पार्ट हैं, तो इन चारों को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला है आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसको वर्तमान सतत काल कहते हैं। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि वर्तमान में पूर्ण कार्य को शो करता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो कि वर्तमान पूर्ण और सतत कार्य काल कहलाता है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर इसमें 3 प्रकार के सेंटेंस यूज करेंगे। एक अफर्मेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और इसके बाद इंटरोगेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, इसके बाद इसमें वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसके लिए एक और मतलब कंडीशन है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस को प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो इसमें वर्ब में एस या एस को प्लस नहीं किया जाता।
आई भले ही मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन आई के साथ में वर्ब में एस नहीं मिलाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दो। जैसे रमेश गोज टू ऑफिस डेली, रमेश प्रतिदिन ऑफिस या दफ्तर जाता है। तो देखिए रमेश यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो में ईएस को प्लस किया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। वी गो टू शिमला एवरी ईयर, यानी हम प्रत्येक वर्ष शिमला जाते हैं। तो वी इधर क्या है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो गया, और इस वर्ब में देखो एस नहीं लगाया गया। तो ये आपका पास्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कि जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर डू या डज लिखा जाएगा, फिर नॉट लिखा जाएगा, इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कोई भी हो, चाहे सिंगुलर आपके नाउन हो या प्रोनाउन, ठीक है, उनके साथ डज का प्रयोग किया जाएगा। और डू तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, डू का प्रयोग आई तथा सभी प्लूरल, आई एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी डज नॉट प्ले चेस, वो मतलब चेस नहीं खेलती है। तो देखिए इधर सी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, और उसके साथ डू का सॉरी डज का प्रयोग किया गया है। और दे डू नॉट प्ले चेस, वे चेस नहीं खेलते हैं, तो दे आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ डू का प्रयोग किया गया है। ठीक, यदि वाक्य में नहीं की जगह पर और ऐड होगा, कभी नहीं आ जाता है। ठीक है, तो यदि वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो वहां पर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर नेवर का प्रयोग हो जाता है। और नेवर का प्रयोग होने के बाद वो सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि वह कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सी नेवर टेल्स अ लाई, उसमें बाद में एस भी ऐड हो जाएगा, वहां पर डू नॉट डज नॉट की जगह पर नेवर का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यदि कोई क्वेश्चन वर्ड प्रयोग किया गया है, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, तो वो आ जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद सब्जेक्ट होता है नॉट का, इसके बाद नॉट का यूज कर सकते हैं अगर सेंटेंस में दिया गया है तो। और इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसका फ्रेमिंग है। तो इसी के आधार पर सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे अगर अगर सेंटेंस है व्हेन डज ही गेट अप, वह कब जागता है या वह कब उठता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके बाद डू या डज हो गया। इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया है, कंपलसरी नहीं है, अगर आ रहा तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो ही सब्जेक्ट हो गया, और गेट अप आपका वर्ब हो गया। तो इसके सेंटेंस जो आपका सेंटेंस बेस्ड है उसी पर ये बेस्ड है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो व्हेन डज ही गेट अप, वो कब जागता है। तो इंटरोगेटर में प्रश्नवाचक होता है, जिसमें एक प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, तो इसमें देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मेन वर्ब आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मूला है। अगर किसी में नॉट का नहीं का प्रयोग है तो उधर नॉट का भी कर सकते हैं। बाकी आपके इसी इसी प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया। इसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है इसको पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है इसको पढ़ लिया, और इंटरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है, इसका फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स। थैंक यू।